कि यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं आपके। 3 स्टेटमेंट्स में से बताना है कि करेक्ट कितने नहीं है, करेक्ट कितने नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इन 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 59 years नो ऑर्डिनेंसेस वेयर प्रोमलगेट। 2022 में 59 वर्षों में पहली बार कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया, ये पहला कथन। Power to promulgate the ordinances can be traced from the Indian Council Act 1861, Government of India Act 1919 and the GOI Act 1935। अध्यादेश की प्रख्यापित करने की शक्ति जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 से पाई जाती है। ये सेकेंड कथन है। थर्ड कथन है यहाँ पे, एनी ऑर्डिनेंस cease to operate at the expiration of 6 weeks from the date when the next session starts। मतलब कोई भी अध्यादेश अगला सत्र शुरू होने की तारीख से 6 सप्ताह की समाप्ति पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये 3 कथन दिए हुए, 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए, इसमें बताने हैं आपको कि कितने करेक्ट नहीं है। आपने ऑलरेडी मैगजीन पढ़ा हुआ है, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। आंसर है आपका ए, ओनली 1 आर नॉट करेक्ट। इन तीनों में से एक कौन सा है जो करेक्ट नहीं है, बताइए। तो इन तीनों में से जो है आपका फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, लेकिन सेकंड करेक्ट नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर जो आप देख रहे हैं एक्ट 1919, ये 1919 ना होकर क्या 1909 है। क्लियर है? चलिए एक्सप्लेनेशन की बात करें यहाँ पे। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर नाम से टॉपिक है मैगजीन में। वाई इन न्यूज A recent analysis shows that number of ordinances issued by the president has dropped since 2019. In 2022, the first time 59 years no ordinances were promulgated। एक हालिया विश्लेषण में पता चला है कि 2019 के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की संख्या में क्या गिरावट आई है। 2022 में कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया है, पिछले 59 सालों में यह पहली बार हुआ है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से किया था। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर की बात करें तो ऑर्डिनेंसेस आर टेम्पररी लॉ व्हिच कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन द क्या सेशन। ठीक है, पावर टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंसेस कैन बी ट्रस्ट, यहां से ए सेकंड स्टेटमेंट लिया गया था। ठीक है, पावर टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंसेस व्हिच कैन बी ट्रस्ट विद फ्रॉम द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 35। ठीक है, अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान है भारतीय शासन अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया था। ये सेकेंड स्टेटमेंट। ऑर्डिनेंस के बात करें तो आर्टिकल 123 जो है, पावर टू प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ अ पार्लियामेंट, और जो राज्यपाल को पावर दी, गवर्नर को पावर दिया गया किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 213 के में क्या है, पावर टू गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ क्या लेजिस्लेचर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो 123 और 213 में क्या गया कि 123 में क्या, राष्ट्रपति को संसद के विधित काल में जब सत्र दोनों सत्र न चल रहे हों तो अध्यादेश जारी करने का, और 213 में राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है। These promulgated ordinances have the same force and effect as an act of our legislature, but these are acts like temporary in nature। तो इनके क्या नेचर कैसा होता है, टेम्पोररी होता है। Any ordinances cease to operate the expiration of 6 weeks from the date and when the next session क्या start। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन in India refers to the devolution of power, resources and decision making authority from the central government to a local government such as a panchayat and municipality। फर्स्ट मतलब कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य केंद्र सरकार में स्थानीय सरकारों जैसे पंचायतों, नगर पालिकाओं को शक्ति और संसाधन और निर्णय देने के अधिकार के हस्तांतरण से है।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान RGSA फॉर डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ क्या PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। PRI इज PRI की क्षमता को विकसित करने के लिए, मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया। रिसेंटली नीति आयोग रिलीज इट्स रिपोर्ट, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसका नाम क्या था, फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। मतलब हाल ही में नीति आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं का वित्त नाम शीर्षक से अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। तो यहाँ बताना है आपको कि 3 जो कथन दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए, इसमें से करेक्ट कितने हैं, बताइए कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको करेक्ट दिख रहे हैं। आंसर है आपका क्या, बताइए। आंसर है आपका बी, आंसर है बी। यहाँ पे सिर्फ आपके 2 स्टेटमेंट्स क्या है करेक्ट। वो कौन कौन से 2 स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है, बट थर्ड रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? आपने मैगजीन पढ़ा है, बताइए आंसर क्या होगा इसका। या आपने करंट पिछले साल का करंट भी कवर किया हुआ है, इस साल का भी करंट कवर किया हुआ है, बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे। क्यों रॉन्ग है थर्ड स्टेटमेंट? थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे जो फाइनेंस ऑफ द पंचायती राज सिस्टम जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। जब नीति आयोग ने नहीं किया तो फिर किसने किया? ये रिपोर्ट RBI के द्वारा जारी किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। चलिए डिटेल देखते हैं यहाँ पे। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया की बात करें, इट रेफर टू द डेवोल्यूशन ऑफ पावर, रिसोर्सेज एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द लोकल गवर्नमेंट सच एज पंचायत सच म्यूनिसिपैलिटी। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय केंद्र और राज्य सरकारों के स्थानीय सरकारों जैसे पंचायत, नगर पालिकाओं को शक्ति, संसाधनों और निर्णय निर्माण के अधिकार को से हस्तांतरण से संबंधित है। 73rd and 74th Constitutional Amendment Act of 1992 that came into force in 1993 introduced and democratic decentralization in India। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 92 में पारित हुआ था और 93 में लागू हुआ था, इसमें क्या किया गया कि जिसके भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की क्या इससे शुरुआत हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या PRI को स्ट्रेंथ करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान फॉर डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी ऑफ क्या PRI, ये सेकेंड स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट। ठीक है, बात करें यहाँ पे हम लोग कि स्वामित्व स्कीम प्रोवाइड द रिकॉर्ड्स ऑफ राइट टू विलेज हाउस होल्डर्स ओनर्स एंड इश्यूएंस ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स टू द प्रॉपर्टी ओनर्स। तो स्वामित्व जो योजना है गांव में अपने घरों के मालिकों को संपत्ति कर कार्ड जारी कर उन्हें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स संपत्ति का अधिकार अभिलेख प्रदान क्या करता है। क्लियर है? चल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये PRI से रिपोर्ट से रिलेटेड है कि जो हमने रखा था कि फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये जो रिपोर्ट जारी किया गया किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। क्लियर है? ये थर्ड स्टेटमेंट था आपको। फ्रेंड्स लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं यदि ये क्वेश्चंस आप उनके लिए यदि यूजफुल है तो। ठीक है, वैसे अनडाउटली ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके UPSC 2024 प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 8वां है कि बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी द पेशा एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1996
for the tribal empowerment and to bring into a main stream. बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर आदिवासी सशक्तिकरण और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए 1996 में पेशा अधिनियम क्या लागू किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द नोडल एजेंसी, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेशा इन द स्टेट्स। राज्यों में पेशा के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। तीसरा है कि पेशा एक्ट इज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पेशा एक्ट को संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है। यहाँ बताना है कि 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए उसमें से करेक्ट कितने नहीं है, नॉट करेक्टेड है, बताइए। नॉट करेक्टेड कितने हैं यहाँ पे? नॉट करेक्टेड आपके 2 स्टेटमेंट्स है। आंसर क्या होगा? 2। कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो नॉट करेक्टेड है? कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं आपके जो है नॉट करेक्टेड है? तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका नॉट करेक्टेड है। क्यों नॉट करेक्टेड है? क्योंकि यहाँ बलवंत राय मेहता कमेटी नहीं होगा। जब बलवंत राय मेहता कमेटी नहीं होगा तो कौन सी कमेटी होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे नाम है दिलीप सिंह, क्या बताइए? भूरिया कमेटी, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। क्लियर है? चलिए सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकेंड स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या है? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे जो नोडल मिनिस्ट्री है पेशा एक्ट को लागू इम्प्लीमेंट करने के लिए वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नहीं है। जब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नहीं है तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज। क्लियर है? और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट। पेशा के बारे में, पेशा एक्ट 1986 के बारे में बात करें तो रिसेंटली न्यूज में क्या होता है कि रिसेंटली झारखंड इशूड द पंचायत द पेशा एक्ट ड्राफ्ट रूल्स फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। हाल ही में झारखंड सरकार ने पेशा के माध्यम से जुड़े ड्राफ्ट को सार्वजनिक परामर्श के लिए क्या जारी किया है। ये पेशा एक्ट 1996 से बात करें, ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से लिया गया है कि बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, पेशा एक्ट वाज इनेक्टेड 1996 फॉर द ट्राइबल एम्पावरमेंट टू ब्रिंग देम इन मेन स्ट्रीम। पेशा अधिनियम को वर्ष 1996 में किया गया था। दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर इसको लाया गया था। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों का सशक्तिकरण और उन्हें मुख्य धारा में क्या लाना है। It provides an extension of provision of part of 9th of the Constitution related to the Panchayat scheduled area that's of 10 states under Article 244, read with the schedules 5 with certain modification and exception। ठीक है, पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधान के कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ अनुच्छेद 244 के अंतर्गत 5वीं अनुसूची में आने वाले 10 राज्यों के क्षेत्र तक क्या विस्तार करता है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से बात करना था, एक था फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से। सेकेंड स्टेटमेंट हमने यहाँ से लिया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ पेशा इन द स्टेट। क्लियर है? पंचायती राज मंत्रालय पेशा अधिनियमों को प्रवर्तन करने के लिए नोडल मंत्रालय है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ था ये वाला था, थर्ड था कि पेशा एक्ट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पेशा अधिनियम को संविधान के भीतर संविधान कहा गया है। क्लियर है? चल 9th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स एंड सो नाइदर इज अबव द अदर। सहकारी संघ और राज्यों के बीच क्षैतिज संबंध है। यह दर्शाता है कि कोई भी दूसरे से ऊपर नहीं। इंटर स्टेट काउंसिल एक्ट बात करें, इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 टू डिस्कस द इन्वेस्टिगेट द सब्जेक्ट ऑफ अ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच सामान्य हितों के विषय पर चर्चा और जांच करने के लिए अंतर्राज्य परिषद का निर्माण किया गया था। नीति आयोग एक्ट एज ए प्लेटफॉर्म टू प्रमोट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नीति आयोग सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ बताना है आपको कि कितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या है करेक्ट है, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बताइए। आंसर है आपका सी, मतलब
फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों के तीनों स्टेटमेंट से क्या है, सही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें यहाँ पे न्यूज में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली लाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। प्रधानमंत्री ने भारत में सहकारी संघ के महत्व को क्या रेखांकित किया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बात करें, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन एंड स्टेट्स एंड सो दे आर नाइदर इन एबव द। सहकारी संघ राज्य और संघ के बीच क्षेत्रीय संकट को क्या संबंध को प्रकट करता है, साथ ही दर्शाता है कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से ऊपर क्या नहीं है। It envisages that national and state agencies undertake government functions jointly rather than exclusively। सहकारी संघवाद में परिकल्पना की जाती है कि राष्ट्रीय और राज्य एजेंसियां सरकारी कार्यों को संयुक्त रूप से पूर्ण करेंगी, न कि अलग अलग। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जजेज आर अपॉइंटेड थ्रू अ कॉलेजियम, काफी चर्चा में रहा है। आर्टिकल की बात करें तो 124(2) एंड 216 गवर्न्स द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम के माध्यम से किया जाता है। आर्टिकल 124(2) और 216 में क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति को क्या नियंत्रित करता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम इंक्लूड करता है चीफ जस्टिस एंड टू अदर सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द कोर्ट एट दैट टाइम। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सीजेआई और उस समय के दो अन्य वरिष्ठतम सदस्यों शामिल होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जो कॉलेजियम फॉर द हाई अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ द हाई कोर्ट के जजेज को अपॉइंट करने के लिए लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर्स सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का नेतृत्व सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम सदस्य मतलब वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। तो यहाँ पर बताना है कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, बताइए कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है। यहाँ पर आंसर है आपका डी। आंसर क्या है? डी। यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? कोई तो रीजन होगा। करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप जो देख रहे हो आर्टिकल 216 नहीं, क्या होगा यहाँ पे 217। ये फर्स्ट, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति की बात करें यहाँ पे, तो सीजीआई प्लस कितने 4 + 4 अदर जजेज, सीनियर मोस्ट जजेज की बात होते हैं यहाँ पे। और हाई कोर्ट में जो कॉलेजियम है, हाई कोर्ट में जज को अपॉइंट करने के लिए सीजीआई प्लस क्या 2 सीनियर मोस्ट जजेज की बात में यहाँ पे होता है। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में क्या था सीजीआई प्लस 2 अदर था, तो यहाँ पे सीजीआई प्लस 4 होगा। और यहाँ पे क्या सीजीआई प्लस 4 था, तो यहाँ पे सीजीआई प्लस 2 होगा। क्लियर है? इसलिए तीनों का तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या है रॉन्ग। चलिए डिटेल देखते हैं एक बार। जुडिशियल अपॉइंटमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट न्यूज में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट व्हाइल हियरिंग कंटेम्प्ट अगेंस्ट inordinate delay by the center in the judges appointed said that appointment proposal cannot remain into a limbo and the government must either notify those appointments and send them back to citing specific objections। हाल न्यूज में क्या था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से में केंद्र द्वारा अत्यधिक देरी के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को या तो उन नियुक्तियों को अधिसूचित करना चाहिए या विशिष्ट आपत्तियों का हवाला देते हुए उन्हें क्या वापस भेजना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें यहाँ पर, जजेज आर अपॉइंटेड थ्रू कॉलेजियम, दैट्स आर्टिकल 124 एंड 217 गवर्न द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रेस्पेक्टिव। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट की बात करें यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बात करें तो इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस मतलब सीजीआई प्लस 4, ठीक है, एट दैट टाइम ऑफ कॉलेजियम। हाई कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति से रिलेटेड तो सीजीआई प्लस क्या अदर 2 सीनियर मतलब सीजीआई प्लस 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस फॉर द। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मिनिस्ट्री